नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्ती के बारे में, जो कि पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP की। उसका फॉर्म ऑनलाइन आपको कैसे भरना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ब्रीफ में देने वाला हूँ, ठीक है, संक्षिप्त में देने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो और आप हर एक चीज़ मेरे साथ देख कर फॉर्म आप फिल कर सकते हो। तो भर्ती के बारे में बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 5696 है। फॉर्म भरने का स्टार्ट हो गया है 20 जनवरी से और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 19 फरवरी। एज क्राइटेरिया का ऐसा है कि 18 साल कंप्लीट होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक है। उसके अलावा भी कैटेगरी आपकी जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन वगैरह में आप आते हो तो उसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने अगर ITI किया हो तो आप ITI के बेसिस पे भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा के बेसिस पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE किया हो तो आप BE के बेसिस पे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद आपको URL बार में ऊपर की ओर वेबसाइट लिखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। वेबसाइट आपको लिखना है recruitmentrrb.in। देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं recruitmentrrb.in आपको गूगल पे टाइप करना है। उसके बाद ये फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हमें टैप करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, वो आपको रीड करना है। देखो, जैसे कैटेगरी जनरल है आपकी तो आपको 500 रुपीज़ फ़ी पे करना है, और अगर आपकी कैटेगरी ST SC OBC या EWS है तो आपको 250 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिएगा आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड प्योर वाइट हो और फोटो क्लियर विजिबल हो, जो आपको स्कैन करके रखना है, जिसकी साइज़ रहेगी 30 से 70 KB। सेम चीज़ हमें सिग्नेचर की भी करना है 30 से 70 KB के बीच में। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप SC ST OBC का सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद नीचे टैप करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ ली है। उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है आर यू करंटली डेबर्ड बाय एनी RRB और RRC, तो यहाँ पे हमें नो करना है। हैव यू अंडरगोन लेसिक सर्जरी, क्या आपने आंखों की सर्जरी करवाई है, तो वहाँ पे हमें नो करना है। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वहाँ पे हमें नो करना है। जैसे बेंचमार्क डिसेबल पर्सन होते हैं तो उसे वहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब फिर नेक्स्ट रहेगा कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ऑब्वियसली बात है दोस्तों इंडिया आएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाम डालना है। भूल मत करना दोस्तों, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली आपके जो 10th की मार्कशीट में नाम लिखा होगा आपको एग्जैक्टली वैसे ही डालना है। जैसे सरनेम पहले है तो पहले, सरनेम आखिरी है तो आखिरी। आपके मार्कशीट में आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, परफेक्टली वहाँ पे आपका नाम एज पर मार्कशीट होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे हमने लिखा, सेम चीज़ यहाँ पे हमें रीटाइप में भी करना है, वही चीज़ हमें टाइप करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई मिस्टेक ना हो, आप आराम से अपनी मार्कशीट वगैरह चेक करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम यहाँ पे चेंज किया है, मतलब स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद, तो वो हमें यहाँ पे यस और नो करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है एज पर योर 10th मार्कशीट। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, हर एक चीज़ हमें यहाँ पे एंटर करना है आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है, जो आपकी मार्कशीट में है आपको बस वही मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जेंडर आपको अपना सिलेक्ट करना है जो है वो। उसके बाद पिताजी का नाम, ये भी एज पर मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको पिताजी का नाम एंटर करना है, वही सेम चीज़ बाजू में आपको एंटर करना है, ठीक है। रिपीट में होगा सभी चीज़, जैसे आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, आपको ये सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है यहाँ पे। ये हो गया आपके पिताजी का नाम। उसके बाद हमें फिल करना है आपके माताजी का नाम। आपके 10th की मार्कशीट में होगी तो ठीक है, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स में नाम चलते हैं आपके माताजी के, उस हिसाब से आप यहाँ पे नाम फिल कर सकते हो। सेम चीज़ हमें यहाँ पे दोबारा रिटाइप करना है आपके माताजी का नाम जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आधार वेरिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो जैसे आप आधार कार्ड नंबर एंटर करोगे उसके बाद वेरीफाई का आपको ऑप्शन आएगा, वेरीफाई पे आपको टैप करना है। आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है डिटेल्स एज पर मेट्रिकुलेशन, राइट साइड पर दिख रहा है डिटेल्स एज पर आधार। तो मेट्रिकुलेशन के हिसाब से आपने नाम यहाँ पे भर दिया है, अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड के हिसाब से नाम डालना है। अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टेक हो तो आप वैसे फिल करिए, अदरवाइज सही हो मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो आप मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में अलग है तो आप जो आधार कार्ड में है आप वो एंटर करिए। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करके हमें नीचे वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर आपका नाम अगर आप मार्कशीट में और आधार कार्ड में सेम है तो ऊपर आपको टाइप करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, आपको मैन्युअली टाइप करना है अगर दोनों में अलग अलग हो, मार्कशीट में और 10th के मतलब 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों में, ठीक है। तो ये हम वहाँ पे वापस फिल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन 10th की मार्कशीट से मैच नहीं खा रही, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करूँगा। जैसे वेरीफाई करोगे आप देखिएगा यहाँ पे आधार वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा ईमेल आईडी एंटर करना है आपकी। तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करिए। ईमेल आईडी एंटर करिएगा ध्यान से, थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, उसका आप ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको बाद में ऑप्शन दिया जा रहा है जनरेट ईमेल ओटीपी का। जैसे आप टैप करोगे आपको नया ईमेल आएगा, आप ईमेल आईडी चेक करिए, उस पर एक ओटीपी रहेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जो कि है 6 डिजिट का। सेम चीज़ हमें मोबाइल नंबर अप्लाई करना है, यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उसमें भी एक ओटीपी आएगा। दोनों ओटीपीज डिफरेंट रहेंगे, मोबाइल पे अलग रहेगा, ईमेल पे अलग रहेगा, वो आप चेक करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा ईमेल टेक्स्ट मैसेज में आ गया है, मैंने एंटर कर दिया, ईमेल में भी आ गया, मैंने इसको एंटर कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे पासवर्ड पे। तो पासवर्ड में आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सब कैपिटल स्मॉल सिम्बल्स नंबर्स वगैरह का कॉम्बिनेशन होगा पासवर्ड का। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे एडमिन का ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है, फिर सिंबल में आप हैशटैग वगैरह कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे @ लिया हुआ है, तो आपको @ लेना हो तो @ लेकर के फिर नंबरिंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने 1 2 3 लिया है, इट मीन्स कैपिटल स्मॉल सिम्बल्स और नंबर्स सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। तो इस टाइप का आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड एंटर करके प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आप देख लीजिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल की है वो परफेक्ट है या नहीं। वापस से आप अपनी मार्कशीट निकाल करके भी चेक कर सकते हो, सब स्पेलिंग वगैरह सब परफेक्ट है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, ऑल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको नीचे ऑप्शन आएगा कि आपने जो किया हुआ है वो सब सही है। उसके बाद हमें कंफर्म करके आगे बढ़ना रहेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्टली पहले आप चेक कर लीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे चेक कर ली है, सब मुझे सही लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टैप करके क्रिएट एन अकाउंट कर दिया है। क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद ये हमें पूछ रहा है कि इसके बाद कोई करेक्शन वगैरह नहीं होगा, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें प्रोसीड करना है। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे देखो क्रिएटेड सक्सेसफुली बता रहा है, मतलब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर से भी यूज़ करके साइन इन कर सकते हो, ईमेल आईडी एंटर करके भी आप साइन इन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करूँगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो हमने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो आप अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। ये हो गया हमारा लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद हमें नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टैप करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन टैप करते ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें आरआरबी सिलेक्ट करना है, ठीक है। आरआरबी जैसे कि टोटल 21 आरआरबीज है, लाइक आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी आदि आदि। कोई जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची वगैरह हो गया, जो भी आपका जो भी एरिया है, आपका जोनल है, उसके हिसाब से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं। जैसे मुंबई में 3 जोन है, ठीक है, आरआरबी के सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे एंड WR यानी वेस्टर्न रेलवे। तो आपको अगर मुंबई में तीनों जगह से अप्लाई करना है तो आप टिक कर सकते हो, अगर एक में अप्लाई करना हो तो आप एक पे टैप करके नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों पे अप्लाई करके नेक्स्ट कर देते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट सेंट्रल रेलवे, असिस्टेंट लोको पायलट SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे WR। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी फॉर्म फिल किया जो था हमने आगे, उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आ जाएगी, बाकी की आपको यहाँ से फिल करनी है। जैसे मैरिटल स्टेटस आपको अपना सिलेक्ट करना है, देन आपका रिलीजन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इजीली आप अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों कि ये एग्ज़ाम के लिए पूछ रहा है कि आपको एग्ज़ाम किस भाषा में देनी है। इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगी उसमें क्वेश्चंस आपको किस भाषा में चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है, गुजराती, हिंदी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू वगैरह।
तो आपको जो भी आप कंफर्टेबल रहेंगे उस वेबसाइट मतलब उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं कि हमें हिंदी में एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, अब जिसको जो सही लगेगी वो अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा में एग्ज़ाम दे सकता है, यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके बॉडी पे कोई विजिबल मार्क हो जो परमानेंट हो। ठीक है, जैसे मैं अपना परमानेंट मतलब मार्क लिख रहा हूँ, जैसे कि मेरे नाक पर तिल है तो मोल ऑन नोज मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन भी पूछ रहा है कि आपके पास अगर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप दूसरा भी फिल करें, अन्यथा नहीं है तो यहाँ पे आप NO नन लिख के छोड़ सकते हो। जैसे मेरे पास है तो मैंने दोनों के दोनों ऑप्शन फिल कर दिया है, मोल ऑन नोज एंड मोल ऑन राइट हैंड्स इंडेक्स फिंगर। मोल यानी तिल सर आप सभी को पता होगा बाय द वे। उसके बाद हमें कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी में SC ST OBC EWS या जनरल कैटेगरी में आप आते हो। जनरल यानी यहाँ पे अनरिजर्व लिखा हुआ है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आपकी ST कैटेगरी है तो आपको ST सिलेक्ट करना है, बट उसका ध्यान रखना कि ST कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, बट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आपकी कैटेगरी ST है तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना होगा जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू किसने किया है तो उस अथॉरिटी का यहाँ पे आपको नाम बताना है। जैसे कि तालुका मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, काफ़ी सारे यहाँ पे नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्मली सबके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट जो इश्यू करता है तो वहाँ पे रहेगा सब डिविजनल ऑफिसर। ऑलमोस्ट एरिया में ये ऑफिसर ही है जो सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट से इश्यू हुआ है, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, तो आपका जिस भी स्टेट का हो उस स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इश्यू लिखी रहेगी, ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ इश्यू आपको वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, डू यू वांट टू अवेल फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्ज़ाम। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अदर सिटी में आपका नंबर लगता है, जैसे आप सूरत में रहते हो और आपका एग्ज़ाम सेंटर अहमदाबाद में लगा तो आपको ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे पास दिया जाएगा, जो कि सिर्फ SC ST वालों को ही मिलेगा और किसी को नहीं। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपको नज़दीक का रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है उसका आपको यहाँ पे नाम एंटर करना है। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट का, वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं करना है अपलोड। उसके बाद जैसे कि मेरी कैटेगरी जनरल है, मैंने जनरल करके आगे बढ़ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रेजेंट एड्रेस है तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके आपका फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फुल एड्रेस जैसे लाइक अगर आपका घर नंबर हो तो घर नंबर, सोसाइटी का नाम, फिर एरिया, सिटी में हो तो, और गाँव हो तो फिर आपका विलेज का नाम, पोस्ट, थाना वगैरह जो भी आपका लगता होगा आप प्रॉपर लिखिएगा। देखो मेरी तरह मत मिस्टेक करिएगा, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है सूरत, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रीफ में लिखेंगे आपका एड्रेस टोटली, मतलब घर नंबर से लेके हर एक चीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, हम यहाँ पे आएगा अदर डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन की डिटेल आपको मांग रहा है, यानी कि आप आर्मी में सर्विस किए होंगे तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। उसके बाद सेकंड पूछ रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, बट ये चीज़ हम आगे फिल कर चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पूछ रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी अगर आप EBC में आते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। EBC में दोस्तों ध्यान रखना वही लोग आते हैं जिसकी सालाना इनकम 50,000 से कम हो, या वो BPL धारक हो जिसके पास सर्टिफिकेट इशूड किया हुआ होगा गवर्नमेंट ने, तो ही वो वैलिड है, अदरवाइज वहाँ पे नहीं करना है। 50,000 के नीचे का इनकम होगा तो ही आपको EBS पे यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम नो कर रहे हैं। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, तो वहाँ पे हमने नो कर दिया। फिर हमें पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, कि आप कहीं पर अभी कार्यरत हो तो वो हमें सिलेक्ट करना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हो तो आप हमें वो सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो हमें वो सिलेक्ट करना है, या पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स में हम काम करते हैं तो हमें वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है। हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपने अप्रेंटिस किया है कि नहीं। कोर्स कंप्लीशन के बाद जो 1 साल का अप्रेंटिस का कोर्स हुआ है, अगर आपने किया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर यदि आप
अप्रेंटिस किए हो तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस ट्रेड में आपने अप्रेंटिस किया है वो आपको लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे ये सब कोर्सेज है, लाइक ट्रेड, एक इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ये कोई भी ट्रेड में आपने अप्रेंटिस किया वो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ट्रेनिंग आपकी यानी अप्रेंटिस कब से स्टार्ट हुई है आपको यहाँ पे वो डेट मेंशन करना है। तो वो डेट एंटर करने के बाद ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई और यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी कब ख़त्म हुई है वो आपको डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेट सिलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, आपके पास अप्रेंटिस किया है आपने तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होगा, तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करने के बाद सर्टिफिकेट में डेट ऑफ इश्यू लिखी हुई है तो आप सर्टिफिकेट में देख करके डेट ऑफ इश्यू आप यहाँ पे एंटर करिए। ठीक है, ये हमारा हो गया डिटेल्स अप्रेंटिस का कंप्लीट, अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो ठीक है, अदरवाइज नो। अब हमें नेक्स्ट करना है बैंक डिटेल्स आपकी एंटर करनी है। जैसे कि कैटेगरी जनरल वालों को 500 रुपीज़ फ़ी पे करना है, जिसमें से 400 रुपीज़ फ़ी आपको रिफंड होने वाली है। और जिसकी SC ST OBC EWS कैटेगरी है जिनको 250 पे करना है तो उनको 250 रुपीज़ पूरा की पूरा रिफंड होगा, जो कि होगा एग्ज़ाम होने के बाद। आप चाहे उसमें पास हो चाहे फेल हो, आपको रिफंड मिलना है, मतलब मिलना है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे आपका नाम हो गया एज पर योर बैंक अकाउंट, उसके बाद अकाउंट नंबर हो गया। अकाउंट नंबर आप देखिएगा दोस्तों, मिस्टेक ना करें, ध्यान से डालिएगा। और ये हमें 2 बार डालना रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना नाम, मार्कशीट, अपने बैंक के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पे फिल करना है, आपका अकाउंट नंबर फिल करना है और IFSC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे आप IFSC कोड फिल करोगे उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन बाजू में आएगा। कंफर्म पे आप टैप करते हो, आपका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसके बाद आप सेव कर लीजिए और आप नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एजुकेशन की डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले रहेगा 10th का डिटेल्स यानी मैट्रिकुलेट, हाई स्कूल का डिटेल यानी कि आपको यहाँ पे डालना है। जैसे स्टेट हो गया, जहाँ से आपने 10th पास किया हो आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से आपने 10th पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और जैसे हमने गुजरात से पास किया है तो गुजरात का बोर्ड का नाम आएगा, हमने गुजरात बोर्ड से पास किया है इसके लिए। अगर मैंने गुजरात में पढ़ के अगर CBSE से पास किया होता, CBSE बोर्ड से, तो CBSE बोर्ड यहाँ पर आता। आपका जो भी बोर्ड है आप अपने मार्कशीट में देख करके एंटर यहाँ पे कर सकते हो। बोर्ड का नाम एंटर करने के बाद हमें डेट ऑफ पासिंग लिखना है। अगर आपके मार्कशीट में डेट ऑफ पासिंग लिखी है यानी कि इश्यू डेट जो होती है नीचे की तरफ होती है, अगर आपके मार्कशीट में डेट लिखी है तो आप वो लिखिए, अदरवाइज़ आपको बोर्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है जो मार्कशीट के साथ आपको मिलता है स्कूल में से, तो आप सर्टिफिकेट की डेट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो जैसे हम ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करोगे आपका 10th का डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, जैसे आपने अगर ITI किया है तो आप ITI सिलेक्ट करिए। अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप वो सिलेक्ट करिए, या फिर आपने डिग्री किया हो यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा के बाद भी होती है और 12th मैथमेटिक्स के बाद भी होती है, तो आपका जो भी है इन तीनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा ITI है तो हम ITI एंटर करके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ITI सिलेक्ट करने के बाद मेरा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। देखो, आपने जिस भी ट्रेड से ITI किया है वो ट्रेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लाइक इलेक्ट्रीशियन में किया हो तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर किया हो तो फिटर, या जो भी आपका ट्रेड हो। ट्रेड सिलेक्ट करने के बाद आपने ITI कहाँ से कंप्लीट किया है वो आपको उस स्टेट को सिलेक्ट करना है, और सेम चीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है जो कि आपके मार्कशीट में ऑलरेडी लिखा हुआ है ITI की, तो परफेक्टली उसके अकॉर्डिंग ही आप डालिएगा। जैसे अपने मार्कशीट में देख करके यहाँ पे एंटर कर पा रहे हैं तो वैसे ही आपको अपनी कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, सेम चीज़ आपको मार्कशीट में लिखी हुई होगी, इश्यू डेट ही आपकी डेट ऑफ पासिंग रहेगी। ध्यान रखना दोस्तों, मार्कशीट की इश्यू डेट ही आपकी डेट ऑफ पासिंग रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे एंटर करिएगा आपकी डेट ऑफ पासिंग। ठीक है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट क्या है। अगर आपका नेशनल लेवल से है तो आपको NCVT सिलेक्ट करना है, अगर आपका स्टेट लेवल से है तो आपको SCVT सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा NCVT रहेगा तो हम NCVT सिलेक्ट करेंगे। और सर्टिफिकेट भी 2 टाइप का होता है, एक स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट और एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हमारा NTC है बिकॉज हमारा NCVT था। NCVT में NTC आता है और SCVT में STC आता है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको भी ऐड करके क्वालिफिकेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बिकॉज मेरे पास डिप्लोमा नहीं है,
और मेरे पास डिग्री नहीं है, तो आप ये 2 क्वालिफ़िकेशन यानी 10th और ITI के बेसिस पे आगे बढ़ सकते हैं। हमें और कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लाइक फ़ोटो और सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट नहीं करना, बस फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे जो फ़ोटो फेस कटा हुआ है, तो ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे ईयर कटा हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे आँख नहीं दिख रही है बाल के कारण, ये सब फ़ोटोज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। नीचे जो आपको फ़ोटो दिख रहा है राइट टिक वाला, ये फ़ोटो एक्सेप्टेबल है, बिकॉज इसमें दोनों ईयर्स दिख रहे हैं, पीछे का पर्दा वाइट है, प्लेन वाइट है, फेस क्लियर दिख रहा है, हर चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। इस तरह से मतलब ये फ़ोटो हमें यहाँ पे इस टाइप की फ़ोटो आपकी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम नीचे फ़ोटो अपलोड करने के लिए साइज़ देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था 30 से 70 KB के बीच में फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटो को ब्राउज़ करने के बाद मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा हुआ था, जिसकी साइज़ 32.7 KB है, यानी 30 KB से ऊपर है। तो हमें फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें इमेज को क्रॉप करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें क्रॉप करना है परफेक्टली, ताकि हमारा कुछ भी फ़ोटो कोई भी साइड से कटे ना। अगर बॉर्डर कटती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम उसको परफेक्टली क्रॉप करके अपलोड कर देंगे। जैसे मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। सेम चीज़ हमें सिग्नेचर अपलोड करने के लिए करना है। सिग्नेचर की साइज़ भी वही रहेगी, ब्राउज़ करके हमें यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। आप ध्यान रखना दोस्तों कि फ़ोटो और साइन आप परफेक्टली स्कैन करके फिर ही अपलोड करो, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए फॉर्म रिजेक्शन का, कैंसलेशन का वगैरह का। तो ये देखो, आप देख सकते हो सिग्नेचर मेरी एकदम परफेक्ट है, कहीं से मतलब मैं धुंधली वगैरह ऐसा नहीं है कि ब्लर टाइप हो तो रिजेक्शन के चांस हो। तो फ़ोटो भी मेरा स्कैन किया हुआ था, सिग्नेचर भी मेरी स्कैन की हुई थी, ये दोनों चीज़ मेरे यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। जैसे अपलोड होगी, यहाँ पे नीचे अपलोड एंड सेव का ऑप्शन आएगा। अपलोड एंड सेव का ऑप्शन आने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा सेकंड एग्ज़ाम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है 2 बार। जैसे आप फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करते हो पार्ट 1, उसके बाद आपको सेकंड एग्ज़ाम भी देनी रहेगी। तो सेकंड एग्ज़ाम के लिए आपका जो भी ट्रेड रहेगा ITI में या डिप्लोमा में, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे अपना ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा उसी ट्रेड में आएगा। जैसे मेरा इलेक्ट्रीशियन था, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे सेकंड ट्रेड भी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम पे ही देनी है। अगर आपका मैकेनिकल है तो आपका मैकेनिकल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जो भी आपका ट्रेड हो उसके हिसाब से। अब जैसे कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया था RRB मुंबई से, तो RRB मुंबई से अगर मुझे कुछ ऊपर नीचे करना हो यहाँ पे, तो मैं जोनल वाइज ऊपर नीचे कर सकता हूँ, सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल साउथ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे एंड ऑल। ठीक है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे मैंने सिलेक्ट कर रखा था, मुझे ऊपर नीचे नहीं करना, तो मैं उसको वैसे रहने देता हूँ। वहाँ पे टैप कर रहा हूँ कि मैंने एक्सरसाइज कर दिया है, और दोनों टैप करके कि भाई मैं एग्री हूँ, मैंने सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल की है, वो सही है, उतना हमें टैप करके यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है जहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद हमने जितना फॉर्म अब तक भरा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके डेस्क पे ओपन होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप वापस फिर से एक बार चेक करके अच्छे से, फिर उसके बाद ही आपको यहाँ पे टैप करके सबमिट करना है, ताकि कुछ त्रुटि ना रह गई हो, आप वापस देख सकते हो उसको दोबारा। ठीक है, जैसे हम सबमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि इसके बाद कोई करेक्शन अलाउड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये ऑप्शन आएगा पेमेंट के लिए। अब जैसे कि मेरी कैटेगरी अनरिजर्व थी, यानी कि जनरल कैटेगरी थी, तो मुझे 500 रुपीज़ पे करना रहेगा। 500 रुपीज़ पे करने के लिए मुझे नीचे पे नाउ का ऑप्शन पे टैप करके मैं आगे पेमेंट करूँगा। जैसे ही मैं पे नाउ पे ऑप्शन पे टैप करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी। राइट साइड में देखिएगा दोस्तों, ऑर्डर समरी लिखी हुई है। ऑर्डर समरी में ऑर्डर नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। तो पेमेंट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर समरी, ऑर्डर नंबर वगैरह आप इसको कॉपी करके वर्ड में या कहीं पर आप पेस्ट कर ले नोटपैड में, कि ताकि आपका बाई चांस फ्यूचर में, अगर मतलब फ्यूचर में नहीं, अभी पेमेंट करते वक्त अगर फेलियर जाता है तो आपके पास एटलीस्ट उसका नंबर हो। ठीक है, तो ये नंबर हम यहाँ से कॉपी करेंगे सबसे पहले। तो नंबर कॉपी करके हम वर्ड में वगैरह में यहाँ पे पेस्ट एक बार कर देंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और वर्ड में मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्ड में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं पेमेंट करूँगा। पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे UPI से करूँगा। UPI QR कोड सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं अपने फ़ोन से UPI पेमेंट के किसी भी माध्यम से मैं अपना यहाँ पे QR कोड ओपन करके, स्कैनिंग ओपन करके मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने स्कैनर ओपन कर लिया है, मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही पेमेंट होगा यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट का मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं अभी ये हो गया है पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट हो जाएगा सक्सेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है
ठीक है, वो आपको यहाँ पे सब शो करेगी। शो करने के बाद हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है जैसे प्रिंट पे भी आप टैप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको बैक जा करके आपका फॉर्म भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, जिससे बैक जाऊँगा मैंने फॉर्म फिल किया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, पेमेंट कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इसी तरह से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और भी फॉर्म्स आएंगे जिसको कैसे फिल करना है मैं आपको बताते रहूँगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी।